एक इसमें आपके बंध्याकरण था। बंध्याकरण में हमने लिखा था कि वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा जनन के मतलब नर व मादा को जनन के लिए अयोग्य बना दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बंध्याकरण। एक होता है इसमें कलिका रोदन, कलिका रोदन या सींग रोदन, ये हमने पहले ही कर लिया था, डी बडिंग और आपके डी हॉर्निंग। फिर 11वां नंबर जो हमारे पास में यहाँ पे वर्ड था वो यहाँ पे कैथीटर। कैथीटर का मतलब होता है यहाँ पे भी पशुओं के अंदर पेशाब को या मूत्र को बाहर निकालने का जो यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैथीटर। और प्रीमी पेरस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वे मादा पशु जिसने पहली बार गर्भित होकर बच्चा दिया, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? प्रीमी पेरस। अब इसमें देखो एक हमने वर्ड पहले कल भी बताया था, मैंने डाउन कवर लिखा था हमने, और डाउन कवर का मतलब होता है यहाँ पे कि वह मादा जो अब बच्चे को जन्म देने वाली है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? डाउन कवर। तो वो आप साथ में यहाँ पे लिख लेना, आपको याद रह जाएगा इसके अंदर। वापिस एक बार और क्या हुआ? दो हिम्मती बेटर हम दो इन पेन वाले ढगनो दे देना, खुद ने हरमाए ना लिया है अपनी। डाउन कवर लिखो, ये डाउन कवर हेडिंग डालो। वह मादा पशु जो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो। एक हमने स्प्रिंग लिखा था, उसमें ऐसी मादा जो 2-3 माह के अंदर अब या कुछ ही दिनों के अंदर ब्याने वाली, उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंज। और डाउन कवर का मतलब वह मादा पशु जो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो। और प्रीमी पेरस जो पहली बार गर्भित होकर बच्चे को जन्म देगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रीमी पेरस। वी मार्ट नाम सुना है क्या? और अगर वी मार्ट का नाम फ्री मार्ट कर दे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? फ्री मार्ट होगा तो नाम चेंज होगा, और एक होगा क्या? फ्री नाम जुड़ेगा तो लोग सोचेंगे ना भाई फ्री चीजें मिल रही है। अब फ्री चीजें कोई सही थोड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो एक हमारे पास में यहाँ पे वर्ड आता है अगला, फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन, देखो फ्री मार्टिन में क्या याद रखना आपको? देखो फ्री मार्टिन, फ्री का मतलब कोई चीज आपको, फ्री मार्ट का मतलब मॉल है, कोई फ्री मिलेगी आपको, और फ्री मिलेगी तो कोई चीज सही नहीं मिलेगी, एक आध कोई सही आ जाए तो वो अलग बात है। तो आपको इसमें यहाँ पे ध्यान में रखना भी फ्री मार्टिन का मतलब होता है कोई मादा पशु है वो 2 बच्चों को जन्म तो देगी, जिसमें एक नर होगा एक मादा होगा, मतलब जिसमें एक नर होगा और एक मादा होगी उसमें। अब इसमें से ध्यान में रखना यहाँ पे जो मादा होगी ना, हाँ जो मादा होगी ना वो बंध्याकृत होगी, मतलब बांझ रहेगी, उसके अंदर जनन की क्षमता नहीं रहेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? फ्री मार्टिन। ऐसा याद रख सकते हो, 2 वस्तुएं हैं उनमें से एक वस्तु खराब रहेगी। तो फ्री मार्टिन मतलब मार्ट के अंदर फ्री चीजें मिल रही है, या फिर आप पशु है उसमें 2 बच्चों का जन्म तो होगा, एक नर होगा एक उसमें मादा होगी, लेकिन मादा होगी वो बंध्याकृत रहेगी, उसके अंदर प्रजनन की क्षमता नहीं रहेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? फ्री मार्टिन कहेंगे। क्या मेल फीमेल जरूरी नहीं, ये तो हम पढ़े भी ऐसे होंगे तब उनको हम फ्री मार्टिन कहेंगे, ठीक है? दोनों नर भी हो सकते हैं, दोनों मादा भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं, लेकिन एक नर हो वो एक मादा और मादा है वो बंध्याकृत हो तब उसको हम फ्री मार्टिन कहेंगे। यहाँ पे लिखो ये आप, पशुओं में जुड़वा बच्चा होने की स्थिति में नर तो सामान्य लेकिन मादा
बंदिया होती है, बंदिया या फिर जनन की क्षमता नहीं होती, ऐसा लिख सकते हो। या इसमें प्रजनन क्षमता नहीं, मतलब इस अवस्था को हम कहते हैं डिजीज नहीं कहते हैं। जिसमें बच्चा एक नर है वो तो एकदम सामान्य, लेकिन मादा है वो आपके क्या हो जाएगी, बंदिया, फ्री मार्टिन। हाँ नहीं, ये नहीं, वो नहीं कि भी मादा कन जरूरी नहीं कि भी बंध्याकृत होगी। हम उस अवस्था की बात करें, भी मादा बंध्याकृत होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फ्री मार्टिन कहते हैं। अब दोनों नर होंगे, दोनों सामान्य है, तो उसको कुछ यहाँ पे अलग ही वर्ड देंगे। इसमें एक नर है और एक मादा है, और मादा कैसे होनी चाहिए, बंध्याकृत, तब हम उसको क्या कहेंगे, फ्री मार्टिन कहेंगे। लिख लिया ये? आगे 15 नंबर, इसमें है स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप, अब देखो स्टीमिंग अप का मतलब क्या होता है। स्टीमिंग का अप का मतलब कोई भी चीज अगर समाप्त होती है ना, उसको हम कहते हैं स्टीमिंग अप। कोई भी चीज अगर समाप्त होती है तो इंग्लिश में उसका नाम ही होता है स्टीमिंग अप। अब स्टीमिंग अप का मतलब ये होगा कि कोई भी आपके गर्भस्थ मादा है पशुओं के अंदर, उसके लास्ट के 3 महीनों के अंदर, लास्ट के 3 महीनों के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे भ्रूण के अच्छे विकास के लिए उसको आपके संतुलित या अच्छा पोषक आहार देना। लास्ट के 3 महीनों के अंदर, गर्भकाल जैसे कि गाय के अंदर मान लो भी 9 महीने और 9 दिन का होता है, तो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद में जैसे तीसरा महीना शुरू होगा, उस समय उसको अच्छा आहार देना, वो आपके क्या कहलाते हैं, यहाँ पे स्टीमिंग अप। भैंस के अंदर, किसी के अंदर भी ध्यान में रखना, ये सामान्यतः सभी पशुओं की शब्दावली है साथ में, तो ध्यान में रखना गर्भकाल के अंतिम 3 माह के अंदर पशुओं को शुद्ध आहार या अच्छा पोषक आहार देना क्या कहलाते हैं, यहाँ पे स्टीमिंग अप। लिखो इसमें गयाबिन। गयाबिन का मतलब होगा गर्भस्थ जो मादा है या गर्भस्थ मादा पशु के, गयाबिन का मतलब गर्भस्थ मादा पशु के अंतिम 3 माह में अतिरिक्त पोषक आहार देना। जिससे भ्रूण पूर्ण रूप से वह स्वस्थ विकसित हो। गयाबिन या गर्भस्थ जो मादा है, उस मादा पशु के अंतिम 3 माह मतलब गर्भस्थ काल के अंदर अंतिम 3 माह में अतिरिक्त पोषक आहार देना, जिससे भ्रूण है वो पूर्ण रूप से वह स्वस्थ विकसित हो। किसमें? अब उसमें 3 सप्ताह के अंदर, जैसे कि आपकी 3 महीने हैं और 3 सप्ताह हैं, अब 3 महीने का तो उसमें मान भी 4 महीने एवरेज है गर्भकाल, तो 4 महीने उसमें 3 महीने निकालकर 1 महीने दे सकते हैं इसमें, ठीक है ना। 1 महीने पशु आहार उसमें अच्छा पोषक आहार देना पड़ेगा, उसमें 3 महीने फिर कहां से होंगे। अब पशुओं के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना, अब जिनके अंदर गाय है, भैंस है, घोड़ी है, तो उनके अंदर, ऊंट के अंदर, उनके अंदर 3 महीने होंगे। अब सुअर के अंदर टोटली आपके 4 ही महीने का एवरेज मान लो भी 3 महीने और 3 सप्ताह और 3 दिन है, तो उसमें 3 महीने शुरू से थोड़ी देंगे,
वो लगभग 1 महीने से पहले देना होगा, ध्यान रखना। ठीक, ये जो वर्ड है ना इसी टाइप में आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक भी गया भी नहीं, या फिर आपके गर्भस्थ मादा शिशु के अंतिम 3 माह के अंदर अतिरिक्त पोषक आहार देते हैं तो उसको क्या वर्ड देंगे हम, तो उसके लिए स्टीमिंग अब लिखा जाएगा। अब उसके अंदर ऊपर वाले के अंदर जैसे कि फ्री मार्टिन है तो उसमें ये नर और नर दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन उसी कंडीशन में ये फ्री मार्टिन लिखा जाएगा जिसमें नर तो सामान्य हो और मादा कैसी होती है, यहाँ पे बंध्याकृत होगी। एक इसके अंदर अगला आता है यहाँ पे डी बार्किंग। बार्क का मतलब क्या होता है, चोंच को क्या कहते हैं, बीक कहते हैं। और एक हमने डी बडिंग और डी आपके इसमें होर्निंग पढ़ा था। डी वर्ड पहले कहीं पर भी जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डिलीट करना या हटाना। तो इसमें ध्यान में रखना यहाँ पे डी बार्किंग के अंदर कि जो भी आपके पशु होते हैं उन पशुओं की चोंच को अगर हटाया जाता है, क्योंकि कई बार पशु पालन करते हैं तो भी मान लो आपके पशुओं से क्या कर सकते हैं, पक्षी है या मुर्गी पालन के अंदर जो मुर्गियां होती है वो चोंच से दूसरे पशुओं को मुर्गियों को घायल भी तो कर सकती है। इसलिए चोंच के आगे वाले या नुकीले भाग को हम काटते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे डी बार्किंग कहेंगे। किसकी जीभ, देखिए क्या जीभ, बार को बीक से याद कर सकते हो क्योंकि चोंच कहते हैं तो डी का मतलब होता है डिलीट करना। तो उसमें आपके ध्यान में रखना पक्षियों के अंदर चोंच को या फिर मुर्गी पालन जिसको हम कहते हैं, जिसके हम पोल्ट्री कल्चर कह सकते हैं, तो उनके अंदर चोंच को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डी बार्किंग कहते हैं। लिखो ये पोल्ट्री या फिर आप मुर्गी पालन इनमें कह सकते हो। चोंच का कुछ भाग काटना, मुर्गियों को और पालना, किसमें ज्यादातर तो आपको नहीं मिलेगी। किसमें चोंच है जिसमें जीभ है, बताओ, ज्यादातर आपको मिलेगी नहीं। चोंच है आपने देखिएगा कभी, जीभ होगी नहीं। अगला देखो इसके अंदर, अब आगे जो इसके अंदर वर्ड है ना, एक फेज का मतलब ध्यान में रखना, कई बार भी फेज वर्ड आता है ना उसका मतलब होता है कि उस चीज को खाना, फेज बोलते हैं, ठीक है ना, फेग नहीं होगा ये, फेज। कोई भी वर्ड के पीछे अगर फेज जुड़ा हुआ है मतलब वो आपके चीज या तो उसके द्वारा खाई जाती है। तो फेज से रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पे टोटल 4 से 5 नाम आएंगे, जिसमें कुछ नाम के अंदर ये पढ़ा जाएगा कि उस पशु के द्वारा या तो खुद के मलमूत्र को खाया जाता है या उस पशु के द्वारा अपने ही बच्चों को खाया जाता है। कुत्तियों के अंदर होता है ना, ब्याहने के बाद वो अपने बच्चों का ही एक मतलब शिकार या फिर उसको मार देती है या खा जाती है। तो वो आपके फेज कहीं पर भी नाम जुड़े, अगर किसी भी नाम के पीछे या फेजिया नाम आए तो उसका मतलब होगा कि वो चीज उसके द्वारा खाई जाती है। अब इसके अंदर देखो, मैं पहले जितने भी वर्ड है वो साथ में लिख रहा हूं और उनको एक एक को फिर हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले 17 नंबर इसके अंदर एक वर्ड होगा जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कोप्रोफेजिया। एक बार लिखना मत, मैं सारे वर्ड लिख रहा हूं साथ में। फिर 18 नंबर इसके अंदर हो जाएगा जियोफेजिया। जियो का मतलब क्या होता है बताओ? पृथ्वी होती है ना, और अब मान भी जियोग्राफी या जियो जो पृथ्वी से रिलेटेड है। अब पशुओं के द्वारा अगर मिट्टी को खाया जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? जियोफेजिया।
पशुओं के द्वारा अगर मिट्टी को खाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? जियोफेजिया। पशु नहीं खाते को। फिर उनके पास में एक पत्थर रखा जाता है, कौन सा? इन्फेंटोफेजिया। पिलोफेजिया। देखो इसमें एक बार ये 5 नाम देखते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पे कोप्रोफेजिया, जियोफेजिया, और आगे यहाँ पे एलोट्रायोफेजिया, इन्फेंटोफेजिया और पिलोफेजिया। इनके अंदर अगर आपको देखो इन्फेंट, कहीं पर भी आपने एक जब जनसंख्या के बारे में पढ़ते हो ना, तो आप IMR एक पढ़ते हो उसमें नाम, या MMR पढ़ते हो। IMR का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर, हिंदी में होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, और फेजिया का मतलब खाना। तो अगर कोई भी ध्यान में रखना, यहाँ पे जानवर है वो अपने शिशु को ही खाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे इन्फेंटोफेजिया। मतलब मां द्वारा अपने नवजात बच्चों को खाना। और ये ज्यादातर किसके अंदर देखा जाता है? अरे कोई मानव के अंदर थोड़ी होगा भाई, जलमी और टाबर ने खाई। बिल्कुल, देख लो। तो ये ध्यान में रखना, ज्यादातर किसके अंदर होगा? कुतिया के अंदर। और जियोफेजिया का मतलब, जियो का मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी पर ऐसा मानो भी मिट्टी है, तो मिट्टी है, तो मिट्टी अगर जानवरों के द्वारा मिट्टी को खाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे जियोफेजिया। जानवरों द्वारा थे कौन खाता? कहीं पहले रेत खायोड़ा। जो मिट्टी नहीं खा चुका है वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए आज जाते समय एक एक मुट्ठो भर लीजो। जानवरों द्वारा मिट्टी का खाना। देखो दो, यहाँ पे 3 नाम और है हमारे पास में। मिट्टी नहीं खाते, छोटे बछड़े को देखना, हाँ, तो वो जानवर में नहीं आता है, ये हाथी में आता है वो। कोप्रोफेजिया, यहाँ पे एलोट्रायोफेजिया, और एक कौन सा है यहाँ पे? पिलोफेजिया। देखो को है ना, यहाँ पे पहले नाम आ रखा है, को से आपको याद रखना है गो। गो का मतलब गोबर। पशुओं के द्वारा अपने मल को या गोबर को खाना क्या कहलाते हैं यहाँ पे? और आपके ऊपर थोड़ी है ये, दूर बैठा हो इसको सबसे लास्ट में, मुंडो बिगाड़ा अभी। आपको आपकी थोड़ी पड़ रही है शब्दावली, पशुओं की है ये तो। खरगोश के अंदर होता है, बाकी के अंदर आपने नहीं देखा, खरगोश के अंदर होता है ये कोप्रोफेजिया। हाँ, जानवर द्वारा अपने मल को खाना, और ये ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? खरगोश में। हो जाएगा ये पहला कोप्रोफेजिया। को से याद रखना आपको, गो मतलब गोबर। जियो का मतलब आपकी पृथ्वी है, तो मिट्टी वाला आसानी से याद हो जाएगा। इन्फेंट है ये इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब होता है शिशु। तो मां द्वारा अपने नवजात बच्चे को खाना क्या कहलाता है? यहाँ पे इन्फेंटोफेजिया कहलाता है। अब अगला है यहाँ पे एलोट्रायोफेजिया, और एक इसके अंदर है यहाँ पे पिलोफेजिया। अब पिलोफेजिया और एलोट्रायोफेजिया है ना, इसके अंदर ध्यान में रखना, आप ऐसा मानो भी जो भी आपके जानवर है ना, उन जानवर के आपके पीले पीले बाल हैं। क्या है? पीले पीले बाल। और पीले पीले बाल है तो बालों को खाना जानवरों द्वारा। जानवरों द्वारा बालों को खाना,
वो आपके वर्ड क्या कहलाएगा यहाँ पे, पिलोफेजिया। और एलोट्रायोफेजिया मतलब कुछ ऐसी अखाद्य वस्तु, ऐसी अखाद्य वस्तु वो अगर जानवर के द्वारा खाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एलोट्रायोफेजिया। अखाद्य वस्तु क्या हो सकती है भी, और मतलब जो खाने लायक नहीं है, अगर पशु उसको खाता है तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एलोट्रायोफेजिया। लिखो ये एक बार सारी, पशुओं द्वारा ये लो हिंदी में, जियोफेजिया। इन्फेंटोफेजिया। कोप्रोफेजिया, जियोफेजिया, एलोट्रायोफेजिया और इन्फेंटोफेजिया, और लास्ट में हो जाएगा पिलोफेजिया। इसमें उदाहरण तो नहीं दे रखा भाई, उदाहरण में तो ये बुक से पीडीएफ बना रखी मैंने। इसमें ये जो जैसे मिट्टी का खाना है, ये लगभग आपके नवजात बच्चों के द्वारा इस क्रिया की जाती है। को है उसको गो से जोड़ना है, जियो है उसको मिट्टी से, जियोग्राफी। इन्फेंट है वो आपके शिशु से, और पीले पीले बाल है तो जानवरों द्वारा बालों को खाना। पीछे एक बचा है तो ये तो याद रह जाएगा, एलोट्रायोफेजिया। वर्ड अगर कोई दोबारा आ जाए तो पहले बता देना आप। आपने एक कोरोना काल के अंदर एक नाम सुना होगा, याद आए तो बता देना। कोई भी मान लो कि भी संक्रमित हो रखा है कोरोना से, तो उसको अलग रखते थे, उसको हम क्या कहते थे, क्वारंटाइन। तो इसमें भी क्वारंटाइन आएगा, उसमें सेम ही है भी, कोई भी संक्रमित है पशु, उसको स्वस्थ पशु से 15-20 दिन या 30 दिन अलग रखना, जहां तक वो संक्रमित रहता है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, क्वारंटाइन। क्या होता है किसमें, कलिंग में पढ़ो क्या है उसमें, साथ में इसमें पढ़ेंगे, अलग रखना तो है लेकिन क्या है वो भी पढ़ेंगे, दोनों के अंदर फिर पता चलेगा। अब कोई भी विदेश से मान लो भी आयातित कोई भी फसल या जानवरों को विदेश से लाते हैं, तो विदेश में से कोई दूसरे आपके वायरस या कीट भी तो आ सकते हैं ना फसल के साथ में या जीवों के साथ में। तो फसल के भी हमें यहाँ पे चेकिंग करनी पड़ती है, और पशु हैं उनको भी क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ दिनों तक विदेश से लाते हैं तो उनको पहले अलग रखना होता है, उसको हम क्वारंटाइन कहेंगे।
मान लो कोई आयोड़ा विदेशों आदमी कोरोना हुयोड़ो या नहीं है तो पहले स्कूलों में रखते थे ना, आते ही कौन बीडर पहले हैं? जेल में। इक्कीस याद हो जाएंगे ये, अभी और है लगभग 15, 20, 35, 40 के आसपास होंगे ये, हैं? 25, 30 होंगे ये, लगभग 35 के आसपास होंगे पूरे। लिख लिया? कोलेस्ट्रम क्या होता है बताओ? दूध का? किसका बोल रहा है? कोलेस्ट्रॉल तो वो वसा वाला होता है, वो नहीं। कोलेस्ट्रम या जिसे हम नॉर्मली आम भाषा के अंदर खीस कहते हैं। गर्भस्थ मां के द्वारा पहली बार बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है, खीस कहते हैं। खीस, खीस कहते हैं। तो गर्भस्थ मां के द्वारा जो बच्चों को पहली बार जो दूध पिलाया जाता है उसे हम कोलेस्ट्रम या फिर क्या कहते हैं, खीस। उसके अंदर कौन सा प्रतिरक्षी होता है बताओ, जिनके पढ़ रखा है बायो है तो? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होती है उसके अंदर एक। प्रतिरक्षी होती है उसके अंदर आईजी, ए या जी? जी होगी या ए होगी बताओ? आईजी। ई किस्म होगी? हाँ, आईजीए है तो दोनों मां से रिलेटेड, आईजीए और आईजीजी। आईजीई है वो तो एलर्जी की प्रतिरक्षा होगी, ई एलर्जी के लिए। अब ए या जी कौन सी कोलेस्ट्रम के अंदर होगी? आईजीए। या जी? दो चीजें होती है, एक तो ध्यान में रखना, मां है उस मां के पेट से या मां के शरीर से जब गर्भस्थ शिशु में एक इसमें एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, उधर चला गया, मां के शरीर से गर्भस्थ शिशु में एक एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, एक तो वो होगी यहां पे, और एक मां के द्वारा जब पहली बार बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो उसे हम कोलेस्ट्रम या फिर क्या कहते हैं, खीस कहते हैं। या इसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये जो यहां पे प्रतिरक्षी ट्रांसफर होगी ना, ये तो प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर होगी। तो ध्यान में रखना, अब सबसे पहले कौन सी प्रतिरक्षी जाएगी, ये वाली जाएगी या फिर सेकेंड नंबर वाली? पहले तो ये जाएगी ना भाई, शिशु में, पेट में होगा शिशु तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? एबीसीडी में ही आता है। और आईजीजी किस में होगा? आपके मां के दूध में पाया जाता है, आईजीजी। तो मां के दूध में आईजीजी होगा, वो आपके नवजात बच्चे को एंटीबॉडी प्रदान करती है या प्रतिरक्षा का गुण क्या करेगी, प्रदान करेगी, जिस कारण इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। तो अगला आप लिखो यहां पे कोलेस्ट्रम या खीस, अगला वर्ड। अगला वर्ड 22 नंबर, कोलेस्ट्रम या खीस। कोलेस्ट्रम या खीस। नवजात बछड़े के लिए सर्वोत्तम आहार होता है।
वो मास्ट कोशिकाओं में बनता है शरीर में। ये दूध नवजात बछड़े के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। इसमें IgG प्रतिरक्षी, या इसको हम कह सकते हैं एंटीबॉडी होती है, जो नवजात बछड़े को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। आगे एक वर्ड है इसके अंदर, एजिंग। बताओ क्या होगा इसका मतलब? वर्ड को तोड़ो पहले दो भागों में। एज, एज का मतलब क्या होता है? उम्र या आयु। तो पशुओं की आयु निकालना क्या कहलाता है? ये आयु ज्ञात करना एजिंग। ये आपके पूरा एक टॉपिक दे रखा है, अलग से उसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। पशुओं की आयु किस किस लक्षणों या किन किन शरीर के अंगों के आधार पर हम बात कर सकते हैं। तो वो एक सींग को देकर या खुर को देकर या दांतों की संख्या के आधार पे या त्वचा के आधार पे हम पता लगा सकते हैं भी उसकी उम्र कितनी है। वो पूरी उम्र ज्ञात करने वाला हमें पढ़ना पड़ेगा। एजिंग, तो इसमें लिखो पशुओं की, मान लो भी कल परसों थे गाय भैंस ले वो तो क्या देख भाई बूढ़ी है, हाल सही है नहीं है। पशुओं की उम्र का निर्धारण करना। त्वचा को देख के कैसे पता लगा भी वो गाय अभी मतलब बूढ़ी है या अभी मतलब नहीं है? त्वचा पर आपने देखा होगा कि भी झुर्रियां पड़ जाती है जैसे जैसे गाय मतलब बूढ़ी होने लगती है या भैंस बूढ़ी होने लगती है। और खुर होते हैं वो अलग टाइप के हो जाते हैं। पहले आपकी खुर एकदम साफ वगैरह रहेंगे और खुर की संरचना पूरी मतलब भूरे कलर के हो जाएंगे, अलग ही टाइप के। और एक अगर हम बात करनी हो उसमें सींग होते हैं ना, उसके अंदर देखना आप पहले शुरुआती के अंदर कोई भी गाय या भैंस होगी तो उस सींग का साइज एक तो छोटा होगा। और अगर कोई बड़ी गाय या भैंस जिसकी एज ज्यादा हो चुकी है तो अगर सींग रहेंगे तो सींग के अंदर देखना उसके अंदर वले होते हैं अलग अलग। तो वो वले के आधार पे हम पढ़ेंगे भी वले हैं वो लगभग जो पहला वले बनता है सींग के अंदर वो आपके 3 साल के बाद में बनता है। कितने साल के बाद में? 3 साल। फिर हम क्या करेंगे, सींग के अंदर वलों की संख्या गिनेंगे और उसमें 2 साल ऐड कर देंगे। जैसे सींग के अंदर टोटल 5 वले बने हुए हैं या 3 वले बने हुए हैं तो 3 + 7 में कितना ऐड करना है? 2। तो टोटल गाय की आपकी उम्र कितनी साल की हो जाएगी? 5 साल। वलयों की संख्या के आधार पे अगर 1 वले बना हुआ है तो 1 वले + 7 में कितने ऐड करने और 2, कितने साल की होगी वो आपके? 3 साल। मतलब ऐसा कहा जाता है भी सींग के अंदर जो वले बनते हैं रिंग टाइप में संरचना बनती है, क्या कौन से वले की बात? ये जैसे कि मान लो आपके इस टाइप में सींग है तो यहां पर अगर पहला वले यहां पर बनेगा फिर यहां पर वले बनेगा। वले का मतलब एक हैंड तो ज्ञान हुए अपन धनो बीमीन बीच वहां पर थोड़ा जब वो कहीं रहे वले तो बने रहे ना है नॉर्मली, मतलब ऐसा क्लियर दिखाई नहीं देगा, वो थोड़ा बहुत उभरा हुआ होगा वहां पे उसके आधार पे। हाँ डी बडी यही तो है। फिर हम पढ़ेंगे भी उसमें जैसे खुर है, अब खुर के आधार पे अगर लंबे खुर है तो वो आपके पशु कैसा होगा? बूढ़ा होगा ना। लेकिन खुर तो काट देते हैं फिर कैसे पता लगेंगे? तो और भी जैसे कि सींग के आधार पे हम पता लगा सकते हैं। सींग ही काट दिए तो फिर हम त्वचा के आधार पे पता लगा सकते हैं। त्वचा काट दी तो उसमें हम दांतों की फिर संख्या देखेंगे। एक मेथड नहीं भी एक मेथड के द्वारा दांतों की संख्या की उम्र बढ़ने के साथ दांत नहीं गिरेंगे क्या? बिल्कुल हाँ दांत गिरते हैं। या फिर आप देखोगे भी नए जो पशु हैं उनके दांत, अब मान लो भी दांत है ना वो ज्यादा आपके मजबूत कब रहते बताओ?
या पशु में सारी उम्र ही मजबूत रहेंगे। इसमें टोटल पशुओं की उम्र ज्ञात करने का एक मेथड होगा आपके सींग के द्वारा। दूसरा जो मेथड इसमें होगा पशुओं के अंदर दांतों की संख्या काउंट करके। अब जो हमने एक दूध के दांत और एक स्थायी दांत पढ़े थे हमने, अस्थायी दांत, तो जो स्थायी दांत होते हैं ना वो लगभग आपके उसमें 1-1.5 साल या 2 साल बाद में आना प्रारंभ होते हैं। तो उसके आधार पर आपके पता लगा सकते हैं स्थायी दांत आए या फिर नहीं आए। एक इसके अंदर जो मेथड होगा वो होगा यहाँ पे त्वचा को देखकर, और एक मेथड होगा इसको यहाँ पे अयन, जिसको हम कहते हैं भाई अवाड़ो, उसको देखकर भी हम पता लगा सकते हैं वो आपके भाई मतलब कितनी उम्र हो रखी है उसकी। नॉर्मली कोई देख कर आप मान भी कटी गाय भैंस लवने गया को नहीं, घर में पूछो दादा ने दादी वे ऑटोमेटिक देख कर बताए पहली आण है, दूजी आण है, तीजा आण है। और पहली बार जो गाय या भैंस पहली बार ब्याती है ना वो लगभग 2 या 2.5 या 3 साल की उम्र के अंदर ब्याती है। ये बात हम पता है कि गाय या भैंस पहली बार नहीं बोले 2-3 साल हम तो आप डॉक्टर को चेक करावा कि भाई इसके अंदर देख बोले क्यों को ना, तो डॉक्टर चेक भी तो करता है ना। तो लगभग 2-3 साल की उम्र के अंदर बोलना वो शुरू कर देती है। वो डायरेक्ट देख लक्षण ही तो देखेंगे, उनके सींग देखेंगे, खुर देखेंगे, अयन मतलब अवाड़ो देगी, त्वचा की संरचना देखकर ऑटोमेटिक बता देंगे ये या दूजा आने या तीजा आने। तो वो उन संरचनाओं के आधार पर हम पता लगा पाएंगे भी उम्र है उसकी कितनी हो रखी है। सींग को तो भी चलो आप गैर भाई इसमें यहाँ पे डी हॉर्निंग कर देंगे बड़े पशुओं के अंदर, या खुर है तो खुर के द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं, खुर काट देंगे इसके अंदर, फिर कैसे पता करोगे। फिर त्वचा को देखा जाएगा, दांतों को देखा जाएगा, अयन को देखा जाएगा। एक मेथड नहीं भी एक मेथड के द्वारा हम पशुओं में आयु ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग मेथड है इसके अंदर, ठीक है ना। वो आगे हम जब पशुओं के अंदर आयु ज्ञात करने का अलग ही आपकी टॉपिक वो पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल से बात करेंगे। और सींग के अंदर जो वलय बनता है ना वो वलय आपके 3 साल में पहला वलय बनता है। तो वलय एक बना है कितने साल में? 3 साल में। तो हम वलयों की संख्या काउंट करेंगे और 2 साल ऐड कर देंगे। जैसे एक वलय बना है तो उसमें 2 ऐड कर दो, वो 3 साल का पशु। अगर 2 वलय बन गए तो उसमें आपके 2 ऐड और कर दो, कितने साल का हो जाएगा? 4 साल का हो जाएगा। पहला वलय है वो 3 साल बनेगा, फिर वलय 1-1 साल के अंतर से बनता जाएगा। एजिंग का मतलब नाम से पता चल रहा है ना, इसमें एज का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो भी पशु है उसकी उम्र का क्या करना? निर्धारण करना। एक वर्ड और आ रहा है यहाँ पे, क्राउन। काच, क्राउन, काच, वो काच का टाइप है एक, ताज। सींग के अंदर बनते हैं, लेकिन सींग के ऊपर अगर आप नॉर्मली हाथ लगाओगे तो उभरे हुए थोड़े में दिखाई देंगे, ठीक है ना। और जिसमें पतले सींग होंगे ना, पतले सींग होंगे ना उनके अंदर तो हमें डायरेक्ट पता लगेंगे, उभरे हुए डायरेक्ट आपके दिखाई देंगे। हाथ लगाने की वहां पे जरूरत ही नहीं होगी सींगों के, डायरेक्ट हमें दिखाई देंगे भी ये यहाँ पे वलय बना हुआ है। आज देखना फिर तब यहाँ नहीं कोई हांडियार देख लो, कोई सींग लंबे होना उनके देखना आप। गाय की मैक्सिमम एज होती है वो लास्ट आपके 3 साल से वो ब्याना प्रारंभ करती है। तो लगभग आपके वो 7 या 8 बार लास्ट बार ब्याती है, 7 या 8, 3 साल से देख लो। 7 तेरी 21, 25 साल या 20 साल के आसपास रहेगी लास्ट एज, 25 साल या 20 साल। अब देखो इसमें क्राउन, दांतों की कभी संरचना पढ़ी है क्या आपने? दांत, उसमें यह वर्ड आता है क्राउन। जो भाग दांतों का मसूड़ों के अंदर दबा हुआ होगा ना उस भाग को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्राउन कहते हैं। लिखो इसके अंदर, क्राउन के अंदर दांतों का वह हिस्सा जो मसूड़ों से बाहर भैंस की ज्यादा होगी भी, दांतों का वह हिस्सा जो मसूड़ों से बाहर निकला होता है उसको हम क्राउन कहते हैं। ये अगला नाम आपने सुना ही होगा, क्या होता है बताओ? प्रसव के समय जो पीड़ा उत्पन्न होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लेबर पेन। लिख लेना ये भी। मादा पशु में प्रसव की
प्रथम अवस्था में निरंतर गर्भाशय में संकुचन होना। संकुचन के बढ़ने या घटने से, मतलब कम या ज्यादा होने से, बढ़ने या घटने से गर्भाशय में होने वाला दर्द लेबर पेन कहलाता है। ग्रूम का मतलब क्या होता है? क्लिप कहां पे लगाई जाती है? और ग्रूम पता है दूल्हा होता है, वो तैयार होता है। ठीक है, तो एक वर्ड आएगा यहां पे ग्रूमिंग। पुंपाजी जरूरी है पहला, पुंपाजी नाराज नहीं होना, नहीं बुआ को ना वे लियो छे। पुंपाजी आगे रिया करे बस ब्याह में धक्के रहा यान की दान तैयार सुरेंद्र लिख लिया ये। एक हमने ग्रंटिंग नाम लिखा था, कहां पर लिखा था? ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है? किसके द्वारा? सुअर का बोलना। सही है क्या? बंध्याकृत नर को क्या कहते हैं? मैं क्या बोल, बंध्याकृत नर को क्या कहते हैं? स्टेग। जवान नर को क्या कहते हैं? वो तो वयस्क नर है। मादा को कहेंगे वयस्क, मादा को सो बोरलिंग कहेंगे। और जो बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रंटिंग। ग्रेट ग्रेट बोलते हैं ना, तो ग्रेट का मतलब ग्रंटिंग। गिल्ट कहेंगे जवान मादा को। वयस्क अलग है, जवान अलग है, ध्यान रखना उसमें। ग्रूमिंग का मतलब होता है कि जो पशु होते हैं ना, उन पशुओं की त्वचा को ब्रश के द्वारा साफ करना। ग्रूम तैयार हो रहा है, मतलब दूल्हा तैयार हो रहा है, तो साफ तो करना पड़ेगा, साफ सुथरे तो तैयार होगा ना। तो साफ सुथरा तैयार होगा मतलब पशुओं की त्वचा को ब्रश के द्वारा साफ करना। इसमें लिखो, पशुओं की त्वचा को ब्रश द्वारा क्या नाम लिखा जा रहा है बार बार? मैं लिख रहा हूं सफा करना, सफा साफ करना। स्पेलिंग क्या होती है? क्या बोलोगे? क्लिप कौन लगाता है अभी? लड़कियां लगाती है ना। बकरी के शरीर से बालों को हटाना, बालों को हटाना।
क्योंकि वो क्लिप ज्यादा लगाती है और बार बार घुमा देती है क्लिप को, इसीलिए वो पूरे बाल को हटा देते हैं, क्लिप लगाने की जरूरत नहीं। क्लिपिंग, बकरी के शरीर से बालों को हटाना क्लिपिंग कहलाता है। ट्रिप था एक, तो कपलिंग, मैथुन की प्रक्रिया, वो तो कपलिंग सुअर में था। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, गाय के मांस को और भैंस के मांस को। वैसे ही ध्यान में रखना कि आप, खरगोश होता है वो खेलने के लिए काम में आता है। खरगोश किसके लिए काम में आता है? खेलने के लिए, और खेल को हम कहते हैं गेम। और गेम में हमने खरगोश को खा गए, हम उसका मांस खा गए, खरगोश का मांस, खरगोश का मांस, उसको गेम कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस तो सबसे छोटी हड्डी होती है, ध्यान रखना। वैसे ही ध्यान में रखना, पशुओं में सबसे लंबी हड्डी का नाम होता है फीमर। ये शायद पिछले पेपर में देखना आ रखा है उनमें क्वेश्चन, हड्डियों का एक पिछला पेज जो पेपर है जो ग्रुप में भेजा तो उसमें देखना है क्वेश्चन आ रखा है। सबसे लंबी हड्डी का नाम होता है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी का नाम कौन सा है हमारे शरीर में? स्टेपिज। और सबसे कमजोर हड्डी भी तो है। वैसे पशुओं में भी सबसे आपके जो कमजोर और छोटी हड्डी होगी वो कौन सी होगी? आपके स्टेपिज। दोनों लिख लो ये। हाँ हाँ सेम ही है। फीमर का लिख लेना एक यहां पे। पशु शरीर की सबसे लंबी हड्डी, अरे लंबी, और 30 नंबर स्टेपिज। पशु शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। शब्दावली पढ़ोगे ना, इनमें से कम आपको 2 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिलेंगे। 30 जो शब्दावली हमने पढ़ी इसमें से, अभी और है वो हम करेंगे कल। पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपको इनमें से ही। कॉपी देना, लिखे हुए तो सारे। यही सिर्फ बंद करो एक बार आप कॉपी किताब। क्वेश्चन बाद में लिखूंगा, पहले ऑप्शन लिखूंगा मैं। देखना मत भाई। पशुओं के आवास की साफ सफाई रखना, कौन सा वर्ड? हाइजीन। और इसमें मुर्गियों के अंदर या पोल्ट्री के अंदर आपके चोंच को हटाना, कोई एक ऐसा यंत्र जो पशुओं में मूत्र को बाहर निकालने का। इसके अलावा जो नवजात होता है, बछड़ा होता है, उसको मां के पास रखना। और फ्री मार्टिन में नर तो सही होगा, मादा
क्या हुआ? पाकिस्तान भेजे था 28 को ना लो। देखो अब इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें पशु है वो मिट्टी खाता है? जियोफेजिया हो जाएगा। फिर यहां पे ध्यान में रखना, जिन पशुओं के बाल है, बोला ही नहीं आगे मैंने, यही होगा बालों वाला, पीले कलर के, पिलोफेजिया। और जो आपके बच्चों को खाते हैं वो या शिशुओं को खाते हैं, और जो गोबर को खाते हैं, उम्र ज्ञात करना, और ये दांतों वाला जो दांत का भाग मसूड़ों से बाहर निकला होता है। स्टीमिंग अप, जिसमें पशु जो गर्भस्थ है या गयाबीन, जो आपके गयाबन या गर्भस्थ जो पशु है, मादा पशु है, उसको अंतिम 3 माह के अंदर पोषक आहार देना, जिसके कारण नवजात बच्चा सुविकसित हो सके, उसको क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप। सारे वर्ड एक बार पढ़ लेने आप, क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएंगे, आप ऑटोमेटिक उसके अंदर माइंड के अंदर क्लिक हो जाएगा, यही ऑप्शन उसके अंदर करेक्ट होगा। 30 वर्ड पढ़े, एक बार वापस देख लेना, सरल ही है, ज्यादा हार्ड है नहीं। 10 और है वो कल पढ़ेगा।